सर अभी पीवाईक्यू कराएंगे। नहीं भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पीवाईक्यू करने के, अभी थ्योरी करेंगे। तो पीवाईक्यू तुम्हें करना है, मैं तो डाउट बताऊंगा, पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे फिर पीवाईक्यू करेंगे। तो अभी क्या है, ठीक है, तो हमने ये वाला पार्ट अभी डिस्कस किया है। अनबायस्ड सफिशिएंसी फैक्टराइजेशन थ्योरम, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, रिलेटिव एफिशिएंसी, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस, अनबायस्ड एस्टिमेटर का डेफिनेशन लिखा था। फिर एक थ्योरम हमने लिखा था, लेमन सेफी थ्योरम, ये लिखा था ना। तो लेहमान सेफी थ्योरम, अभी लिखते हैं राव ब्लैकवेल, है ना। कल हमने जो क्वेश्चंस लिखे थे, जो भी कल यूएम यूई के क्वेश्चंस किए थे, वो सब लेहमान सेफी थ्योरम पे बेस्ड था। अभी हम लोग ये लिखेंगे राव ब्लैकवेल थ्योरम क्या है ना। तो इस पे आते हैं। है ना। तो यूएम यूई फाइंड करने का पहला तरीका है लेहमान सेफी थ्योरम, दूसरा तरीका है राव ब्लैकवेल थ्योरम, तीसरा तरीका है क्रैमर राव इनइक्वालिटी, है ना, CRLB। तो यस, ये क्रैमर राव लोअर बाउंड, है ना। तो अभी ये सेकेंड वे है टू फाइंड दिस। कल हमने लिखा था लेमन सेफी थ्योरम, उसमें ये था कि कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर ढूंढो, उसका कोई फंक्शन ढूंढो जो कि अनबायस्ड एस्टिमेटर हो, तो वो यूएम ह्यूई हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या कहता है कि मान लो ऐसा है, पहला इसका कंक्लूजन ये है कि लेट ये जो टी बी अ सफिशिएंट एस्टिमेटर ठीक है ना। लेट टी बी अ सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एफ थीटा मान लो। सो एफ थीटा मतलब CDF दैट कंटेन्स थीटा एज अ पैरामीटर। सो तो टी कोई सफिशिएंट एस्टिमेटर है, एंड आगे ये सब मान लो लेट एक डेल्टा ले लेता हूँ एस्टिमेटर, या नया नाम कुछ भी दे सकते हो, डेल्टा मान लिया। तो डेल्टा बी एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, चलो अभी के लिए थीटा के लिए लिखता हूँ, या थीटा के बजाय तुम जी थीटा भी लिख सकते हो, तो अभी मैं सिर्फ थीटा लिख रहा हूँ, या साई थीटा लिख सकते हो। तो कह रहा है टी बी अ सफिशिएंट एस्टिमेटर, है ना। थीटा के प्लेस पे तुम साई थीटा लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कल लिखा था ना। तो मान लो साई ऑफ थीटा एक फंक्शन है थीटा का, डेल्टा क्या एस्टिमेटर है, डेल्टा बी एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा। तो अभी टू एस्टिमेटर्स है आपके पास, एक है टी जो कि सफिशिएंट है ओनली, डेल्टा दूसरा है जो कि अनबायस्ड है। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, सो एक नया एस्टिमेटर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसका नाम कुछ रखो। तो टी हो गया, डेल्टा हो गया, तो क्या रखा जाए। तो अभी के लिए मान लो, अभी के लिए मैं ले लेता हूँ चलो W बोल देते हैं अभी के लिए। तो W हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कंसीडर W है एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, मतलब क्या है ये, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी। क्योंकि देखो एस्टिमेटर्स आर ऑल्सो रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो टी भी एक रैंडम वेरिएबल है, डेल्टा भी एक रैंडम वेरिएबल है।
सो और ये डब्ल्यू भी एक रैंडम वेरिएबल है। कैसे आपको पता होगा, मैं पहले बताया होगा कि बताओ ये क्या होगा, दिस विल बी सम फंक्शन ऑफ टी, है ना। जब एक्सपेक्टेशन निकालते हैं एक्स गिवन वाई का तो वो वाई के टर्म में आता है। जब एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे एक्स गिवन वाई का तो वाई के टर्म में आएगा, वाई गिवन एक्स का एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो वो एक्स के टर्म में आएगा। अगर पहले तुमने नोटिस किया होगा तो देख सकते हो। सो ये जो डब्ल्यू है ये फंक्शन ऑफ टी होगा एक्चुअली, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन ये है इसका, ये थ्योरम बताता है कि जो फर्स्ट कंक्लूजन है कि ये जो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू देखो डेल्टा और टी दोनों के हेल्प से बना है। अच्छा क्वेश्चन इज क्या डब्ल्यू एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है साई थीटा का, या मैं चलो तुम लोग सीधा सीधा पूछता हूं, मुझे कोई बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू किसके इक्वल आएगा। कोई फाइंड करके बताओ, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू। एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा साई थीटा। हाँ डेल्टा इज साई थीटा, है ना। सो व्हेन यू अप्लाई एक्सपेक्टेशन बोथ साइड तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, और नाउ यू नो डबल एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला, तो ई ऑफ एक्स गिवन वाई इज ई एक्स, तो ये डायरेक्टली ई ऑफ डेल्टा है एंड डेल्टा वाज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा, तो मतलब ये भी साई थीटा के इक्वल है एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू। तो इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज ये जो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, W is an unbiased estimator of psi theta, और है ना W is indirectly GT फंक्शन ऑफ T, ये वही GT है जो कल भी हमने 11th SFE में यूज किया था, तो वही आता है। सो तो एक दो कंक्लूजन है इसका। पहला कंक्लूजन ये है कि ये फर्स्ट कहता है कि जो वेरिएंस होगा W का दैट विल बी लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ डेल्टा। अब समझो डेल्टा इज ऑल्सो एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, डब्ल्यू इज ऑल्सो एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, मतलब डेल्टा एंड डब्ल्यू आर टू अनबायस्ड एस्टिमेटर्स। तो कल हमने डेफिनेशन लिखा था कि अगर टू अनबायस्ड एस्टिमेटर्स हैं तो जिसका वेरिएंस कम होगा वो ज़्यादा इफिशियंट होगा। तो ये पहला कंक्लूजन इसका ये है कि डब्ल्यू इज मोर इफिशियंट एस्टिमेटर दैन डेल्टा, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट है इसका, है ना, तो यहां से ये बोल सकते हैं दैट इज W इज मोर इफिशियंट देन डेल्टा, ठीक। और दूसरा इसका कंक्लूजन है कि अगर T जो है वो कंप्लीट भी हो गया, इफ T इज कंप्लीट सफिशियंट, T इज कंप्लीट एंड सफिशियंट, वहां मैंने सिर्फ सफिशियंट लिया हुआ है, दूसरे में हम कंप्लीट एंड सफिशिएंट भी कंसीडर कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इफ टी इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट देन जो डब्ल्यू है ना वो यू एम भी यू ई बन जाएगा। दिस इज यू एम भी यू ई ऑफ साई थीटा, क्योंकि ये साई थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है ना, इसीलिए। अब देखो ठीक से पढ़ो एक बार। सो ये है राव ब्लैकवेल थ्योरम। तो यहाँ पे तीन एस्टिमेटर हमें चाहिए, मतलब दो चाहिए, उसके हेल्प से तीसरा हम बना लेंगे। पहला चाहिए सफिशिएंट, तो कंप्लीट सफिशिएंट ढूंढ लो तो कोई नुकसान तो है नहीं। तो मान लो टी तुमने कंप्लीट एंड सफिशिएंट दोनों ढूंढ लिए, और डेल्टा एक अनबायस्ड एस्टिमेटर तुम्हें को ढूंढना पड़ेगा। तो वी नीड टू एस्टिमेटर्स, एक कंप्लीट सफिशिएंट या जस्ट सफिशिएंट और दूसरा अनबायस्ड। उस दोनों एस्टिमेटर के हेल्प से हमने तीसरा एस्टिमेटर बनाया डब्ल्यू। डब्ल्यू इज एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी विच विल बी फंक्शन ऑफ टी, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा का एक्सपेक्टेशन निकल रहा है तो टी के टर्म में आएगा वो। और है ना, जैसे इसको अगर जस्टिफाई करता हूँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने क्लास में क्वेश्चन किए होंगे
जस्ट कि जैसे एक्स वाई का जॉइंट पीडीएफ है, लेट्स से 20x लेस देन वाई लेस देन 1 एंड 0 अदरवाइज। जैसे यहाँ से अगर तुम देखोगे तो x का जब हम लोग पीडीएफ निकालते हैं तो क्या आता है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे, सो 2 इंटू 1 माइनस एक्स, यही आता है। और जब y का मार्जिनल निकालते हो तो आएगा 2 इंटू वाई। और जब f ऑफ x गिवन y निकालोगे तो ये आएगा जॉइंट अपॉन मार्जिन ऑफ y, तो 1/y, और ये x का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो x की वैल्यू जॉइंट में कितना है 0 to y, और f ऑफ y गिवन x निकालोगे तो आएगा 1/1 माइनस एक्स, और ये y का डिस्ट्रीब्यूशन है तो y का सपोर्ट होगा x to 1। यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ, सो देखो, तो यहाँ से तुम ध्यान से अगर देखोगे तो x गिवन y इज यूनिफॉर्म 0y, ठीक है ना, और y गिवन x जो है यूनिफॉर्म है x to 1, ठीक। तो अगर तुमसे पूछा जाए एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, तो ये क्या आएगा, ये आएगा y/2। ये देखो g ऑफ y है जो मैं कहना चाह रहा था। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y निकालोगे, वो तो निकाल लिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x निकालोगे ना तो आएगा 1 + x/2 विच इज सम फंक्शन ऑफ x। समझ आ रहा है? तो जिन लोगों को ये है ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कैसे t का फंक्शन है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन t, तो जो गिवन होगा ये उसका फंक्शन आएगा, ठीक है ना। जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, ये y के टर्म में आया तो ये y का फंक्शन है। एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, ये x का फंक्शन आया है, मतलब x के टर्म में है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में, इसी में नहीं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन लो, x गिवन y होगा तो इट इज अ फंक्शन ऑफ y, क्योंकि एक्सपेक्टेशन x का कांस्टेंट हो जाता है ना, और एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x फंक्शन ऑफ x होगा, ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए। तो e ऑफ, तो ये मैं बोलता हूँ कि जो e ऑफ x गिवन y है दैट इज द, जो एक्सपेक्टेशन x गिवन y होगा वो फंक्शन ऑफ y आएगा, एक्सपेक्टेशन y गिवन x फंक्शन ऑफ x होगा, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। तो GT है ना, कल भी लिखा था वही चीज़ है, तो अनबायस्ड एस्टिमेटर तो है ही। तो इनडायरेक्टली तुम ये देखो जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ W साई थीटा है, और ये W क्या है, GT है, एज अ फंक्शन ऑफ T है। तो यहाँ से क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ GT इज साई थीटा, और यही तो था वहाँ पे, कहाँ पे, लेमन-सेफी थ्योरम ये तो कह रहा था कि T कंप्लीट सफिशिएंट हो और अनबायस्ड हो। तो तुम देखो T कंप्लीट सफिशिएंट है, और यू ऑलरेडी नो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ W क्या है, साई थीटा है। इसका क्या मतलब है, तुमने कहा एक्सपेक्टेशन ऑफ W साई थीटा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर W को तुम रख दो GT, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ GT इज साई थीटा। तो ये वापस वही स्टेटमेंट नहीं आ गया जो लेमन-सेफी का था, है ना, कि T इज द कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर, you find a function of T that is unbiased, so is a UMV। तो है ना, तो कहना था W इज GT, W इज GT, तो W GT है। तो यहाँ से ये समझ आया कि ये जो W है विच इज फंक्शन ऑफ T इज UMVUE ऑफ जो भी है साई थीटा। ठीक है भाई, कुछ पूछना है किसी को? देखो, तो ये थ्योरम है जिसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो एक तो था लेमन-सेफी थ्योरम, लेमन-सेफी थ्योरम कल लिखा था हमने, तो उसमें क्या था कि सिंपल उसमें ये था कि, है ना, आसान था, so it says let T be complete and sufficient estimator, let T be complete and sufficient estimator such that expectation of GT is एक्सपेक्ट, हालांकि पहले राव ब्लैकवेल थ्योरम आया है तो उसी के बेस पे इन्होंने लेमन-सेफी थ्योरम बनाया है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ GT इज साई थीटा, ठीक है। तो देन ये जो GT है
इज यू एम भी यू ई ऑफ साई थीटा ना, ये लेमन सेफी थ्योरम था। चलो, और ये हमारा कहाँ गया, दिस इज द राव ब्लैकवेल थ्योरम, पढ़ लिया सबने। सो ये अभी क्वेश्चन लिखता हूँ एक दो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो अभी के लिए पहला क्वेश्चन लिखता हूँ कि लेट x1 x2 xn दिस बी IID रैंडम वेरिएबल फ्रॉम पॉइसन थीटा। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, पॉइसन थीटा। तो क्वेश्चन है फाइंड यू एम भी यू ई ऑफ, पहला पार्ट है कि थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, मान लो ये है, और दूसरा पार्ट है ई की पावर माइनस थीटा, तीसरा पार्ट है थीटा ई की पावर माइनस थीटा। ठीक है, एंड अगर मैं आगे लिखूं फोर्थ पार्ट, इन सब का यू एम यू ई निकालना है, ई की पावर माइनस थीटा, थीटा ई की पावर माइनस थीटा, ई की पावर -2 थीटा, इन सब का यू एम यू ई फाइंड करना है। ठीक है, 4 पार्ट लिख दिया अभी मैंने। बना पाओगे? मान लो 5वां पार्ट है ई की पावर -3 थीटा ना, कुछ भी हो सकता आगे तो। सो मुझे इसका यू एम भी यू ई फाइंड करने हैं। अब तुम्हारे पास 2 रिजल्ट्स हैं सर, तो कोई भी यूज कर सकते हो। तो आपको समझना पड़ता है किस मेथड से आसान होगा, है ना। तो पहला जैसे है, तो आपको लेमन सेफी लगाने के लिए जस्ट कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर चाहिए, राव ब्लैकवेल लगाने के लिए कंप्लीट सफिशिएंट भी चाहिए और एक अनबायस्ड एस्टिमेटर भी चाहिए, 2 एस्टिमेटर चाहिए, फिर जाके आप यूएम व्यू बना पाओगे। देखो पहला पार्ट तो इजी है ना, तो कल ये लेमन सेफी से हो जाएगा, बाकी राव ब्लैकवेल लगाते हैं। लेमन सेफी सारे हो जाएंगे अगर तुम ढंग से कैलकुलेशन करोगे, सो लेमन सेफी थ्योरम से सारे हो जाएंगे, लेकिन फंक्शन ढूंढना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, बट हो तो सारे जाएंगे। ठीक है, लेमन सेफी से 5 पार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी मैं पहला पार्ट लेमन सेफी से करता हूँ और बाकी पार्ट राव ब्लैकवेल से करता हूँ, या दूसरा पार्ट दोनों मेथड से कर देता हूँ। ठीक है, सो क्या होगा, पहला पार्ट देखो, ये तो कल बताए थे ना मैंने, फॉर्मूला बताया था कि ये थीटा माइनस, अभी के लिए मान लो ये साई थीटा जो है मेरे पास, यह है थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, मीन्स व्हाट, थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, यही है। अब मैं आपसे पूछूं, कल मैंने थ्योरम लिखाया था पॉइसन थीटा के लिए, थीटा का यू एम यू ई क्या था, कल का जो लास्ट थ्योरम था कल की क्लास का। सो थीटा का टी अपॉन एन था, एंड थीटा स्क्वायर का यू एम यू ई था टी इंटू टी माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, यही ना। तो सिंपल है कि जो टी समेसन एक्स आई है, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट, ये मुझे प्रूफ करने की जरूरत तो है नहीं, पिटमैन कुपमैन थ्योरम लगा लो हो जाएगा। सो दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर, ये कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो अभी कल मैंने लिखाया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बाई एन, ये एक्स बार है, सो ये आप चेक करोगे ये थीटा आएगा, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इंटू टी माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये निकालोगे तो थीटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, चेक करके देख लो, चाहो तो सिंप्लीफाई करो, इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, समेसन एक्स आई, सो ऐसा होगा। सो दिस इज यू एम यू ऑफ थीटा, दिस इज यू एम यू ऑफ थीटा स्क्वायर। अब तुम्हें किसका यू एम यू चाहिए,
थीटा माइनस थीटा स्क्वायर का, तो कोई बात नहीं, डिफरेंस ले लो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बाई एन टी इंटू टी, चेक कर लेना दिस, ये क्या आ जाएगा, थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। तो बाई लेमन सेफी थ्योरम क्या हो गया, लेमन सेफी थ्योरम के हिसाब से, एक मिनट, ओके जी, समझ आया। तो इसका आंसर तो इजी है ना, तो पहले पार्ट का आंसर तो क्लियर हो गया। सो लेमन सेफी थ्योरम क्या कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी, और जो कि साई थीटा के इक्वल आ जाए, तो आपका साई थीटा तो यही है, साई थीटा, तो देन जीटी इज द यूएमवी ऑफ साई थीटा, सो दिस इज द यूएमवी ऑफ दिस। तो यहाँ समझ आ गया कि टी बाई एन सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस टी इंटू टी माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इज यू एम वी यू ई ऑफ थीटा इंटू थीटा माइनस थीटा इंटू 1 ऐसे था 1 माइनस थीटा, ये आ गया। कोई डाउट है किसी को? तो ये तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ हाउ टू सॉल्व सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन निकालना आसान होता है, इसीलिए तुम ऐसा डिसाइड कर लेते हो। अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे पार्ट के लिए सॉल्व करूँ, तो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, ये कंप्लीट है सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब आपको ढूंढना है एक ऐसा फंक्शन जिसका एक्सपेक्टेशन ई की पावर माइनस थीटा हो जाए। बताओ ऐसा कोई टी के टर्म में, मतलब दूसरे पार्ट अगर हम सॉल्व करेंगे, तो दूसरा पार्ट के लिए तो इस वाले पार्ट को मैं दोनों तरीके से सॉल्व कर देता हूँ, है ना। सो सेकेंड पार्ट को लेमन सेफी से भी करता हूँ, राव ब्लैकवेल से भी करता हूँ, आपको समझ आएगा, जो इजी लगेगा उसको कैरी करो। तो उसमें क्या है कि मेनली आसान पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में, जहाँ पे अनबायस एस्टिमेटर निकालना इतना आसान नहीं है, तो राव ब्लैकवेल थ्योरम आसान रहेगा। लेकिन देखो दोनों तरीके से करके बताता हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब मेरे पास साई थीटा, यहाँ पे जो साई थीटा है दैट इज ई रेज़ टू पावर माइनस थीटा, ठीक। तो आपको क्या करना होगा अब, तो हमें एक ढूंढना है फंक्शन। तो हमें क्या चाहिए, वी नीड जी टी सच दैट कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी, एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी क्या हो जाए, साई थीटा हो जाए, जो कि हो जाए ई की पावर माइनस थीटा आ जाए, है ना। तो हमें चाहिए मतलब जीटी, मुझे जी खुद ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्या फंक्शन लूंगा कि जीटी का एक्सपेक्टेशन ई की पावर माइनस थीटा हो जाए। ढूंढ के बताओ, बता पाओगे कोई?
जैसे यहाँ तो आसान था ना, ये तो टी समेसन एक्स आई अपॉन एक्स बार, तो एक्स बार का मीन हमेशा म्यू होता है, यहाँ मीन इसमें थीटा होता है, तो उससे आ गया। ये क्या है, इसको ब्रेक किया, मीन वेरिएंस का हेल्प लिया, वेरिएंस आता है इसका टी का सिग्मा स्क्वायर बाई एन थीटा बाई एन, तो उसको मैनिपुलेट करके सिंप्लीफाई करके ये बना दिया गया है ना। कैसे बनाया तुम देख सकते हो ओपन करके, टी स्क्वायर माइनस टी, फिर खोलोगे तो ई ऑफ टी स्क्वायर माइनस ई टी, एन स्क्वायर इधर भेज दो, फिर ई टी स्क्वायर वेरिएंस से आ जाएगा, ई टी तो मीन ही है तो उससे आ जाएगा। अब यहाँ पे कैसे आएगा क्वेश्चन ये है। सो जी टी अगर ढूंढ लिए तो जी टी यू एम यू ई है, सिंपल है ना। ये जो जी टी है यू एम यू ई है, तो व्हाट इज दैट जी, वो ढूंढना है। सर n-1/n⁻t। n माइनस वन बाई एन टू द पावर टी, बट हाउ डिड यू फाइंड, कैसे निकले, मिलेगा मिला कैसे? सर समेशन से एक्सपेक्टेशन निकालना, तो e⁻n थीटा इधर आ जाएगा, उसका एक्सपेंशन कर दिया तो कोएफिशिएंट्स इक्वल। जी जी जी, है ना, तो वही करना पड़ेगा इतना ना। तो यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, टी तो समेसन एक्स आई है, टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, ये जो टी समेसन एक्स आई है, आई फ्रॉम 1 to n, तो एक्स आई जो है पॉइसन थीटा है, पॉइजन एंड थीटा। आईआईडी है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग ऑलरेडी जानते हो, पॉइसन एन थीटा है। तो टी एक रैंडम वेरिएबल है, उस तरीके से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी टी इंटू प्रोबाबिलिटी टी इज इक्वल टू टी। टी का सपोर्ट क्या, पॉइसन है, 0 से इन्फिनिटी, सो टी फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, ये हो गया जी टी। अब जब ये पुट करोगे इसका पी एम एफ, ई की पावर माइनस एन थीटा की पावर टी अपॉन टी फैक्टोरियल, और ये आ गया आपका ई की पावर माइनस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो ई की पावर एन थीटा को उधर भेज दो, तो है ना, तो क्या बनेगा देखो, तो यहाँ से समेसन टी फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी जी टी इंटू, है ना, एन बाहर भी कर सकते, टी पे समेसन है ना, सो एन थीटा की पावर टी अपॉन टी फैक्टोरियल, यही है। सो इक्वल टू, क्योंकि देखो टी को बाहर निकाल सकते, इसमें टी तो है ही नहीं, तो इसमें टी नहीं है ना, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो ई की पावर माइनस थीटा, ठीक है ना, तो उसको बाहर करो उस टर्म को, और इसको इधर बुला लो, सो ई की पावर माइनस थीटा अपॉन ई की पावर माइनस एन थीटा, है ना, लेफ्ट से राइट में आएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ई की पावर एन माइनस वन थीटा हो जाएगा। अब ई की पावर एन माइनस वन थीटा का एक्सपेंशन लिख लो, तो एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या होगा, सो ये तो अभी है जी टी, है ना, एन थीटा की पावर टी अपॉन टी फैक्टोरियल, टी फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना होगा वहां पे, एन माइनस वन इंटू, ठीक है जी, एन थीटा माइनस थीटा, तो एन माइनस वन थीटा। अब ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन आप सबको आता है लिखना, लिखिए, सो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखोगे तो ये होता है क्या, एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, सो ई की पावर एक्स, तो ये एन माइनस वन थीटा की पावर टी अपॉन टी फैक्टोरियल, टी फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे,
ये जो e की पावर n-1 थीटा है उसका एक्सपेंशन लिखा, e की पावर x का एक्सपेंशन समेशन x रेज़ टू पावर r अपॉन r फैक्टर r फ्रॉम 0 टू n, तो r की जगह t लिखा है यहाँ पे और x की जगह n-1 थीटा। ठीक है, अब कंपेयर करो दोनों को, तो एक साइड बुला लो, समेशन तो सेम ही है, 0 से इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी, तो सबको एक साइड बुला लो। एक साइड बुलाओगे है ना, अगेन दिस रिजल्ट होल फॉर ऑल थीटा, यहाँ सपोर्ट क्या रहता है इसमें, थीटा मोर देन 0, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, है ना। दिस इक्वेशन इज होल्ड्स फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, पॉजिटिव रियल नंबर, और थीटा बिलोंग्स टू आर प्लस। तो इसको ठीक से सिंप्लीफाई करो, तो ये आ गया जी टी, है ना, एन रेज़ टू पावर टी माइनस, मतलब सिंप्लीफाई कर लो ना तुम लोग, 100 ठीक से लिख देता हूँ, स्पेस कम पर है ना। चलो इसको यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, देखो, या कंपेयर करके डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो, कंपेयर कर लो, इक्वेट करोगे तो क्या बनेगा, है ना, समेशन हटा दो, इस टर्म को कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, जी टी एन थीटा की पावर टी इज इक्वल टू n-1 थीटा की पावर टी, यही है। टी फैक्टोरियल काट दिया, मतलब कंपेयर कर लिया, टर्म बाई टर्म कंपेयर कर लिया, या वही बात है जो मैं पहले कर रहा था, मैं क्या करता, इसको तो बुलाता दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, अब इसके पास एवरी पॉजिटिव रियल नंबर सॉल्यूशन है थीटा के लिए, तो ईच टर्म हैज टू बी 0, जैसे कल कर रहे थे ना हम लोग, ए एक्स प्लस बी बराबर 0, इसके पास ऑल पॉजिटिव रियल नंबर सॉल्यूशन है, इसका मतलब ए एंड बी हैज टू बी 0, सेम यहाँ पे कर रहे हैं कि ईच टर्म को 0 कर दिया, तो बाद में वही डिफरेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो अभी टर्म बाई टर्म इक्वेट कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सर वहाँ पे n-1 पावर t होगा, हाँ n-1 एक साथ है, अब ठीक है, अब सही है ना, एक साथ था ना वो, तो हाँ ठीक है, वो एक साथ है, तो अभी क्या बनेगा, एक साथ है वो। अब सिंप्लीफाई करो, यहाँ से जी टी निकालना है, निकाल पाओगे बताओ, थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, थीटा की पावर टी, थीटा की ये एक साथ था, थीटा की पावर टी, थीटा की पावर टी कैंसिल, तो एन की पावर टी, और यहाँ पे मतलब कहने का मतलब हो गया n-1 अपॉन n की पावर t, यही आएगी, चेक कर लो, हाँ है ना, सिंप्लीफाई लिख के देख लो तुम लोग, सही है ना ये। सो दिस इज द आंसर एक्चुअली, तो जो हम ढूंढ रहे थे जीटी क्या है, तो वो जीटी ये है ना। सो क्वेश्चन वाज व्हाट इज दैट जीटी, सो क्वेश्चन आंसर इज, है ना, ये पूछ रहा था ना कि व्हाट इज दैट जीटी, तो ये जो टी अब कैपिटल में लिख लो, तो कैपिटल में आ गया n-1 की पावर टी, इसी को ब्रेक करोगे तो ऐसा भी हो सकता है 1-1/n इसकी पावर टी, तो यहाँ जो हमने लगाए दिस इज द UMVUE, है ना, सो ये जो है दिस इज UMVUE ऑफ e की पावर माइनस थीटा, तो यहाँ हमने यूज किया लेमन-सेफी थ्योरम, ठीक है, क्योंकि हमने ये अज्यूम कर लिया, अब इसको सॉल्व करके जीटी निकाल दिया, तो उससे ये आंसर आ गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा तरीका है राव ब्लैकवेल थ्योरम, तो इसी क्वेश्चन को, इसी पार्ट को मैं राव ब्लैकवेल थ्योरम में सॉल्व करता हूँ, देखो, तो सेकेंड पार्ट ही फिर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ राव ब्लैकवेल से, तो मेरे पास x1 x2 xn जो था, दिस वाज IID पॉइसन थीटा, एंड t जो है वो समेशन xi है, i फ्रॉम 1 to n, ठीक है, t इज समेशन xi i फ्रॉम 1 to n। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे लगाना है राव ब्लैकवेल थ्योरम, तो ये कंप्लीट सफिशिएंट तो है ही, तो उसके लिए कंप्लीट एंड सफिशिएंट चाहिए t, और डेल्टा अनबायस्ड एस्टिमेटर चाहिए, और यहाँ जो मेरा साई थीटा है, दैट साई थीटा इज ई रेज़ टू पावर माइनस थीटा, तो मुझे एक ऐसा एस्टिमेटर चाहिए डेल्टा जो ये हो जाए, है ना, तो यहाँ से ये है कि वी नीड डेल्टा अनबायस्ड एस्टिमेटर डेल्टा, है ना, वी नीड अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ ई की पावर माइनस थीटा, तो इसका एक तरीका है, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा ये हो जाए, ऐसा मुझे ढूंढना है कि ऐसा डेल्टा क्या आएगा। तो देखो अभी तुम अगर समझोगे पॉइसन थीटा में ये जो x1 है,
जस्ट x1 रैंडम सैंपल का जो पहला रैंडम वेरिएबल है दैट हैज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन थीटा। तो होगा क्या अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बीइंग 0, सो e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर 0/0 फैक्टोरियल। व्हाट इज x1 बीइंग 1, तो ये आएगा थीटा e की पावर माइनस थीटा। व्हाट इज x1 बीइंग 2, ठीक है, तो ये आएगा थीटा स्क्वायर e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2 एंड सो ऑन। तो होगा क्या, देखो इसके टर्म में हम एक अनबायस्ड एस्टिमेटर बना सकते हैं। तो होगा क्या, मैं एक डेल्टा लिख रहा हूँ, देखो तो यहाँ डेल्टा क्या होगा, इफ आई कंस्ट्रक्ट डेल्टा एज, सो डेल्टा जो मैं बना रहा हूँ वो एक होगा बर्नौली रैंडम वेरिएबल। सो डेल्टा इज अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल दैट विल टेक वैल्यू 1 व्हेन x1 इज 0, दैट विल टेक वैल्यू 0 व्हेन x1 इज नॉन जीरो या अदरवाइज, है ना, क्योंकि x1 की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है 0 1 2, पॉइसन है ना, सपोर्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। सो ये अदरवाइज। अब मैं आप लोगों से पूछूं, देखो यहाँ से ध्यान दो, तो ये जो डेल्टा यहाँ मैंने कंस्ट्रक्ट किए हैं, जो डेल्टा मैंने कंस्ट्रक्ट किया है दैट डेल्टा इज बर्नौली, ठीक है ना, ये बर्नौली है। बताओ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये डेल्टा एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना, डेल्टा की वैल्यू 1 है अगर ऐसा हो रहा है, डेल्टा की वैल्यू 0 अगर ऐसा हो रहा है, तो डेल्टा के सपोर्ट में दो ही वैल्यू है 0 या 1। नाउ द क्वेश्चन इज, मैं कह रहा हूँ डेल्टा का ऑब्वियसली जिसका सपोर्ट 0 1 है वो बर्नौली रैंडम वेरिएबल होगा। अब डेल्टा का बर्नौली विथ व्हाट पैरामीटर, पी क्या है यहाँ पे सर e टू द पावर माइनस थीटा, है ना, तो आप लोग एक्सपेक्टेशन निकालना आता होगा, कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट का, हाँ डिस्क्रीट में कैसे होता है एक्स आई पी आई, तो क्या होगा मतलब 1 इंटू प्रोबेबिलिटी डेल्टा इज इक्वल टू 1। अगर तुम यहाँ से, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा, तो ये होता है ना, डेल्टा के दो ही वैल्यू 1 या 0, सो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी डेल्टा इज 1 प्लस 0 इंटू प्रोबेबिलिटी डेल्टा इज 0, यही तो होता है। या बर्नौली में प्रोबेबिलिटी है ना, डेल्टा 1 होने की वही प्रोबेबिलिटी होगी जो x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये तो 0 ही हो गया, तो बचा बस प्रोबेबिलिटी डेल्टा इज इक्वल टू 1। अब डेल्टा इज इक्वल टू 1 होने का क्या मतलब है, डेल्टा 1 कब होगा, जब x1 0 है, तो ये वही होगा जो प्रोबेबिलिटी x1 0 होगा, और ये कितना आएगा, तो ये आएगा e की पावर माइनस थीटा, यहाँ ऑलरेडी निकाल रखा है हमने, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बर्नौली p की जगह है e की पावर माइनस डेल्टा, e की पावर माइनस थीटा, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन डेल्टा निकालोगे, तो बर्नौली p में एक्सपेक्टेशन क्या होता है p, सो एक्सपेक्टेशन इज p, सो ये आ गया। नाउ तो अभी मुझे क्या चाहिए था, राव ब्लैकवेल थ्योरम लगाने के लिए यू नीड कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर, मतलब दूसरा एक डेल्टा एज ए अनबायस्ड एस्टिमेटर, टी एज कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो यहाँ टी मेरे पास है ना आज ना इलेक्ट्रिसिटी बहुत गई है, तो ये इन्वर्टर चार्ज नहीं हुआ होगा। यार बंद कैसे हो गया ये, ओह यहीं से कनेक्टेड है। देखो आगे कंटिन्यू करके देखो, तब तो डेल्टा मिल गया तुम्हें, डेल्टा मिल गया, टी मिल गया, तो क्या निकालना है, डब्ल्यू क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, तो अब तुम्हें निकालना है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, ये फाइंड करना है। देखो फाइंड करके क्या आएगा, ठीक है ना, डेल्टा है 1 0 1 व्हेन x1 इज 0 एंड 0 व्हेन x1 इज नॉन जीरो,
एंड टी समेशन एक्स आई। तो अब आपको डब्ल्यू इज यू एम बी यू ई, तो डब्ल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी। तो निकालो डेल्टा गिवन टी क्या होगा। ठीक है, देखो तो अब क्वेश्चन क्या है, अगर मुझे अनबायस एस्टिमेटर मिल गया, कंप्लीट सफिशिएंट मिल गया है, तो राव ब्लैकवेल थ्योरम कहता है कि ये जो नया एस्टिमेटर हम बनाएंगे W, जो कि होगा एक्सपेक्टेशन डेल्टा गिवन टी, दिस इज UMVUE ऑफ डेल्टा जिसका अनबायस एस्टिमेटर है उसका, तो e की पावर माइनस थीटा। तो अब ये आंसर है। अब आपके लिए बचा क्या है काम करना, यू नीड टू फाइंड दिस कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। अब आपको ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा। सो आप ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फाइंड कीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी। सो आपको ये फाइंड करना है। सो हाउ टू फाइंड, मुश्किल तो नहीं है, करके देखो, निकाल पाओगे, देखो बताओ। सो फाइंड द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी। तो W UMVUE है, W इज एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी। टी क्या है हमारा, तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ, अभी स्मॉल टी में फाइंड करते, बाद में कैपिटल टी कर देंगे, तो ऐसा मान लेते हैं, है ना, एक्सपेक्टेशन कि डेल्टा गिवन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मतलब ये हो गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू टी। अच्छा यहां से क्या होगा, देखो ध्यान से, डेल्टा क्या है, डेल्टा की वैल्यू या तो 1 है या 0 है, तो मेनली एक्सपेक्टेशन तो 1 के करस्पॉन्डिंग ही आएगा। कहने का ये मतलब है कि डेल्टा बर्नौली है, सपोर्ट इसका 0 1 है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी या डेल्टा गिवन टी भी, तो उसमें क्या होगा, कैसे एक्सपेक्टेशन निकालते हो तुम लोग, वैसे ही करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं, एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। क्या होता है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा की वैल्यू 1 है एंड प्रोबेबिलिटी डेल्टा इज 1 गिवन समेशन एक्स आई इज टी, प्लस डेल्टा की वैल्यू 0, प्रोबेबिलिटी डेल्टा बीइंग 0 समेशन एक्स आई इज इक्वल टू टी। निकालो ये पॉइंट, फाइंड करो। तो फिर से 0 इंटू समथिंग, तो 0 हो गया हो, तो उस टर्म की जरूरत ही नहीं, मेनली इसकी जरूरत है। सो प्रोबेबिलिटी, अब डेल्टा 1 कब था, व्हेन वाज डेल्टा 1, सो डेल्टा की वैल्यू 1 हमने कब कंसिडर किया था, जब x1 0 है। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी x1 इज 0 गिवन, है ना, डेल्टा इज 1 व्हेन x1 इज 0, समेशन i फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू टी, और आगे तो 0 हो गया। अब ये बताओ कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे ये हमने पहले थ्योरम पढ़ा हुआ है ना, इट इज IID पॉइसन थीटा, ठीक। तो आपको क्या फाइंड करना है, x1 गिवन x1 प्लस x2 प्लस xn बराबर t, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जी, बाइनोमियल t कॉमा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा प्लस है ना, हाँ, दिस हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर t कॉमा लैम्डा है करस्पॉन्डिंग, x1 है करस्पॉन्डिंग लैम्डा, और यहाँ n लैम्डा, तो जो कि सिंप्लीफाई हो जाए क्या है, बाइनोमियल t। अब जाके देखो यूनिवेरिएट वाले थ्योरम्स, जो हमने वहाँ थ्योरम्स लिख रहा था ना, जब यूनिवेरिएट केस में जो थ्योरम्स लिखा रहा था वो यहाँ यूज़ होगा। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन था कि अगर पॉइसन है तो x1 गिवन दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन दिस, तो ये आएगा बाइनोमियल t कॉमा 1/n, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लगाओ x1 गिवन दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल t कॉमा 1/n, ठीक। तो डेल्टा बर्नौली था, है ना, गिवन जो डेल्टा है, हाँ डेल्टा का डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली था 0 1 है, लेकिन डेल्टा गिवन दिस क्वांटिटी या x1 गिवन दिस क्वांटिटी, x1 तो पॉइसन है ना, x1 इज अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल, तो x1 पॉइसन, लेकिन x1 गिवन
समेशन एक्साइज टी विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल टी कॉमा एन। अब बाइनोमियल में x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इस डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी निकालो, या है ना, मतलब इसका कुछ नया नाम दे दो, इसका कुछ नाम रख दो, कुछ भी नया नंबर ले लो, u v w समथिंग u ले लो। तो u बराबर 0 निकालना है तो क्या होगा, t चूज 0 1 बाई एन की पावर 0 1 माइनस 1 बाई एन की पावर t, है ना, एन सी 0 p की पावर 0 q की पावर n माइनस 0। सिंप्लीफाई करो इसको तो ये तो एन सी 0 1, तो ये फाइनली आ गया 1 माइनस 1 बाई एन की पावर t, और यही मुझे चाहिए था। तो w क्या निकल के आया, तो फाइनली w, जिसको मैं ऐसा लिख रहा था एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन t, है ना, तो यहाँ चूंकि इक्वल टू स्मॉल टी लिया था ना, स्मॉल टी में आया, अब यहाँ कैपिटल टी लिख रहा हूँ तो आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एन इसकी पावर कैपिटल टी, यही आंसर है। तो दिस इज योर UMUE, ठीक है। तो यहां से आ गया दिस इज UMVUE ऑफ e की पावर माइनस थीटा। देखो हमने दो तरीके से इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर सेम ही है ना, इसको एलसीएम लोग n माइनस 1 अपॉन n की पावर t। सो दिस इज द UMVUE ऑफ e की पावर माइनस थीटा। यहाँ पे जो है फिर भी आंसर सेम ही आया था, यहाँ पे क्या आया था 1 माइनस 1 बाई एन की पावर t। तो ये लेमन-सेफी थ्योरम यहाँ यूज हुआ था, यहाँ राव ब्लैकवेल थ्योरम यूज हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम थोड़ा ट्राई करके देखो सेकंड पार्ट, मतलब मैंने तो ये दोनों कर दिया ना, ये पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, आपको ये वाला पार्ट ट्राई करके देखो, थीटा ई की पावर माइनस थीटा, या अभी के लिए चाहो तो फोर्थ कर सकते हो, फोर्थ आसान पड़ेगा अगर तुम जैसे, है ना, देख लो जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। तो लाइक विच पार्ट, चलो अभी मैं रीराइट कर देता हूँ। जैसे तीसरा पार्ट तुम ट्राई करो e की पावर माइनस 2 थीटा, चौथा पार्ट है e की पावर माइनस थीटा, पांचवा कर देता हूँ थीटा e की पावर माइनस 2 थीटा, ये था थीटा e की पावर माइनस थीटा ना, ये है। तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी करो, ये पहले चाहो तो ये पहले कर लो, कोई भी कर सकते हो। विच पार्ट यू वांट टू सॉल्व फर्स्ट, इसी अगर देखो, चलो यही पहले थर्ड पार्ट था ना, अभी तुमने डिवाइड कर दिया, तो ये पहले इसका फाइंड करो जरा, थीटा ई की पावर माइनस थीटा का UMUE क्या होगा। सो अगेन यू हैव टू वे, वन इज लेमन-सेफी, दूसरा राव ब्लैकवेल थ्योरम, कोई थ्योरम लगा सकते हो। अब लगा के देखो आता है कि नहीं, इसका निकालो। सो द क्वेश्चन इज, मैं रीराइट कर देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, दो तरीका है, ठीक है ना, अभी तुमने देखा दो तरीके, ये राव ब्लैकवेल था एंड दिस वाज लेमन-सेफी थ्योरम, सेम क्वेश्चन के लिए। सो ये जो तीसरा पार्ट पहले था, देख लो जो भी है। सो द क्वेश्चन इज कि x1 x2 xn इट इज IID पॉइसन थीटा। तो क्वेश्चन है फाइंड UMVUE ऑफ, क्या लिखा था, थीटा e की पावर माइनस थीटा। अभी ये निकालो, अगेन एनी मेथड यू कैन यूज, राव ब्लैकवेल या लेमन-सेफी, लेकिन करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों तरीके से करके देखो। Sir, t n minus 1 to the power t minus 1 upon n to the power t minus 2. अच्छा ठीक है, आंसर तो पता नहीं है लेकिन ठीक है। सो बाकी लोग फाइंड करो, देखो क्या आता है, क्या बता रहे हो आप, t Sir, t into 1 upon n 1 अपॉन n, into 1 minus 1 upon n to the power t minus 1. अच्छा मतलब t बाई n और फिर ब्रैकेट में n minus 1 upon n to the power t minus 1. अच्छा इसकी पावर t माइनस 1। ओके देखो जी यही आएगा क्या, क्वेश्चन 4 का n माइनस 3 की पावर t, n माइनस 3, क्वेश्चन 4 वाला
अच्छा 4 वाला, ओके ओके ठीक है, मतलब कर पाओगे ना, देख लो ट्राई करके, ये बोल रहा हूँ, अगर कर पा रहे हो अच्छी बात है तो। ओके जी, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत है कोई पार्ट, देखो बाकी ट्राई कर पाओगे। तो ये जो है, जो भी मैंने रीराइट कर दिया, पहले पार्ट्स अलग थे, तो ये तीनों पार्ट सॉल्व करके देखो। तो यहाँ पे क्या करना होगा, x1 प्लस x2 बराबर 0 ले लो। जैसे यहाँ बना रहे थे ना डेल्टा, तो डेल्टा बनाओगे दोनों तरह, इससे भी जा सकते हो उससे भी जा सकते हो, मतलब लेमन से भी है, उससे दोनों तरीके से सॉल्व करके देखो। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, जैसे तो ये कर लोगे ना, इसका मैं बता देता हूँ ऐसे लोगों के लिए, बाकी सब लोग कर तो लेंगे ही। एक तो तरीका है लेमन सेफी वाला, जिसमें आप क्या करते हो कि t बराबर जो समेसन xi है, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशियंट है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ gt बराबर क्या करोगे, थीटा ई की पावर माइनस थीटा। अब बाकी वही प्रोसीजर, समेसन gt इंटू प्रोबेबिलिटी t इज इक्वल टू टी फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ है थीटा ई की पावर माइनस थीटा, सिंप्लीफाई करके यहाँ से gt निकाल लो। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, द सेकेंड मेथड इज, है ना, दिस इज द फर्स्ट वे, वन वे इज दिस। सेकेंड वे आपके पास है कि यू कंस्ट्रक्ट, कंप्लीट सफिशिएंट तो है आपके पास, यू कंस्ट्रक्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो अनबायस्ड बनाने के लिए यहाँ थीटा ई की पावर माइनस थीटा, इसका मतलब है कि मुझे लिखना पड़ेगा 1 0 1 कब लेंगे, जब x1 को 1 ले लेते हैं, एंड अदरवाइज। ठीक हो गया। तो यहाँ से तुम चेक करो, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा निकालोगे ना, डेल्टा बर्नौली है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा जब निकालोगे तो यही आएगा, थीटा ई की पावर माइनस थीटा, तो हो गया। सो W जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, दिस इज UMVUE ऑफ थीटा ई की पावर माइनस थीटा। अब आपका काम है W निकालना, जैसे हमने निकाले वैसे आ जाएगा, कर पाओगे। तो मैंने पूरा सॉल्व तो नहीं किया, बट दोनों हिंट दे दिए, जिस तरीके से बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे। सॉल्व करके देखो, नहीं हो रहा तो फिर पूछो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो बाकी पार्ट्स भी 5 पार्ट लिखे थे मैंने, तो 3 पार्ट तो मैंने डिस्कस कर दिया, इसका हिंट दिया, सॉल्व करके देखो, बाकी पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा। सर जी सर ये आंसर तो आ रहा है, पर t -1 का नहीं आ रहा, मतलब ओनली t आ रहा है वहां पर,
जो पावर है n माइनस m की पावर n। अच्छा यहाँ सिर्फ टी आ रहा है पावर में, हाँ बाकी लोग बताइए जी। पावर में t माइनस 1 आ रहा है, टी आ रहा है इस क्वेश्चन का? सर वहां पे थीटा एक एक्स्ट्रा रहेगा तो थीटा को t/n लिखेंगे अच्छा तो वो t के मतलब t-1 वो नहीं होगा सर। नहीं नहीं समझे नहीं, वो तो आएगा ना पावर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ x1 बराबर 1 है, तो 1 है तो 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी ना हमें। बाइनोमियल में 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, n चूज 1 nc1 p की पावर 1 q की पावर n माइनस 1, तो वो करना होगा इसलिए आएगा t-1 आएगा, सही तो है। अगर इस तरीके से जाएंगे, इसको जब कंप्लीट करोगे तो कहाँ दिक्कत, देखो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये जो एक्सपेक्टेशन है डेल्टा गिवन t इज इक्वल टू टी, अभी ये निकाल देता हूँ। तो ये क्या है, डेल्टा क्या आता है जब ओपन करोगे तो आएगा 1 इंटू प्रोबेबिलिटी डेल्टा इज 1 गिवन t इज t, और डेल्टा 1 कब है, जब x1 1 है, और t क्या है, समेसन xi i फ्रॉम 1 टू n इज t। अब ये जो x1 गिवन t इज इक्वल टू टी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल t कॉमा 1/n। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में x1 इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालो, इस डिस्ट्रीब्यूशन में 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो क्या आएगा, 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। सो t चूज 1/n की पावर 1 p q की पावर t-1 आ गया। सो ये t 1/n t/n और ये 1-1/n की पावर t-1 हाँ तो क्या, तो यहाँ से w क्या आया, क्योंकि 1 वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ 1 है, पहले 0 था तो 0 पे प्रोबेबिलिटी निकाले थे, 1 है तो 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है बाइनोमियल में, तो ये आ गया। तो w इज t/n, इसको सिंप्लीफाई कर लो जैसे भी, तो ये UMVU है। ठीक है जी, देख लीजिए, और कुछ कंफ्यूजन है पूछिए, है ना। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट 1, बाइनोमियल में 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हाँ उससे करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, आंसर थोड़ी बदलेगा, आप मेथड 1 से करेंगे तब भी आंसर ही आएगा। इसलिए घर पे थोड़े से एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्वेश्चंस को दोनों तरीके से करने की कोशिश कीजिए, फिर जो आसान लगे। ये अभी शुरू में मुश्किल लग रहा होगा, यहाँ लग रहा होगा क्या चल रहा है मुश्किल है, लेकिन 2-4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ये आसान लगने लगेगा, उतना समेसन सॉल्व करने के बजाय, तो ये ज़्यादा आसान है ये मेथड। बस आपको थोड़े समझना है कि हो क्या रहा है ना। इनिशियली थोड़े कंडीशनल है, एक्सपेक्टेशन हो गया, फिर कंडीशनल PMF हो गया, फिर प्रोबेबिलिटी आए, थ्योरम यूज़ हुआ, बट ये आसान तरीका है। उससे करोगे तब भी आंसर ही आएगा, अलग थोड़ी आएगा। उस तरीके से करोगे स्टिल आंसर विल बी सेम, आपको कंपेयर करना पड़ेगा ठीक से, वहाँ पे थीटा को बैलेंस करना पड़ेगा। देखो मैं वो भी बता देता हूँ। सो अगर पहले मेथड से करोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ GT इज थीटा ई की पावर माइनस थीटा, तो यहाँ से क्या आएगा, समेसन GT प्रोबेबिलिटी T इज इक्वल टू T, तो T का डिस्ट्रीब्यूशन है e की पावर माइनस n थीटा की पावर t/t फैक्टोरियल, t फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ थोड़ा सा केयरफुल्ली कैलकुलेशन करना होगा, यही देखना है, ये है। सो अब वहाँ पे e की पावर माइनस थीटा का ही एक्सपेंशन लिख सकते हो ना आप। चलो पहले e की उसको बुला लो इधर, तो यहाँ से हो गया GT, थोड़े प्रैक्टिस करो है ना, गलतियाँ दूर कब होंगी जब बहुत सारे प्रैक्टिस करो, तो आपको समझ आएगा कहाँ मिस्टेक नहीं करनी है। तो यहाँ हो गया n थीटा की पावर t/t फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, इस क्वांटिटी को राइट में भेज दो, तो थीटा e की पावर माइनस थीटा अपॉन e की पावर माइनस थीटा, इधर आके डिवाइड हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो थीटा e की पावर n-1 थीटा। ध्यान रखना यहाँ थीटा भी एक एक्स्ट्रा है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो अभी है t फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी
जी टी, इसको रहने दो अभी, एन थीटा की पावर टी अपॉन टी फैक्टोरियल। जब यहाँ समेसन खोलोगे, एक थीटा तो बाहर है ना, एक थीटा तो बाहर है, ठीक है। सो या थीटा को इधर ले आओ, यहाँ ले आओगे तब भी काम हो जाएगा, या उधर रखना है उधर से भी हो जाएगा। सो समेसन टी फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी n-1 थीटा की पावर t अपॉन टी फैक्टोरियल, यही होता है एक्सपेंशन ऑफ e की पावर n-1 इंटू थीटा। अब ठीक से इसको फिट करना होगा, ये यहाँ थीटा एक्स्ट्रा है, इसको उधर ले जाओ, देखो थीटा की पावर t+1 बन जाएगी, और यहाँ t था। अब इसको ठीक से बैलेंस करना पड़ेगा, तो पावर में थोड़े से सिंप्लीफिकेशन होंगे। देखो अब क्या करोगे, या तो थीटा इधर बुला लो या उधर बुला लो, किसी एक तरफ उधर रखें तो, अरे यार ये अलग नखरे कर रहा, तो एक्चुअली लाइट नहीं है, शायद लाइट है ना, है नहीं, दिन में भी नहीं थी, तो इसीलिए। ये बड़ा घटिया शहर है रांची, नहीं मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, ये जगह, तो यहाँ लाइट ही नहीं रहता है। तो हमारी तरफ तो है सर लाइट। यहाँ पे ये मिश्रा, ये गांव है ना जहाँ मैं हूँ, ये गांव है मिश्रा, यहाँ पे झांसी से 15 किलोमीटर दूर है ये, तो यहाँ तक गांव है, तो गांव है तो थोड़ी सी बारिश होती है लाइट काट देते हैं, फिर कटा ही रहता है थोड़े से, मतलब ये इनको मौका चाहिए लाइट काटने के लिए, तो ऐसा है, बहुत कम लाइट रहती है। आज तो कुछ नहीं, आज तो दिन इतना दिन सही था, फिर भी दिन में लाइट नहीं थी, अब इसलिए इन्वर्टर चार्ज नहीं है, तो ओके। तो देखो इसको उधर ही शिफ्ट करते हैं, तो क्या होगा, अभी इसको इधर शिफ्ट करूँगा तो समेसन t बराबर 0 टू इन्फिनिटी जी टी इंटू, इसको भी ऐसा रखो, n की पावर t थीटा की पावर t अपॉन t फैक्टोरियल। यहाँ क्या होगा, थीटा, थीटा को इधर इनसाइड शिफ्ट करते हैं, है ना, t पे समेसन है, थीटा को यू कैन, है ना, आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। t फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी n-1 की पावर t थीटा की पावर t+1। अब देखो दिक्कत क्या है, यहाँ पावर t चल रहा है, यहाँ पावर t+1 है, तो प्रॉब्लम है ना, तो वैसे आप इक्वेट नहीं कर सकते आप, तो आपको क्या करना होगा, पहले पावर को इक्वेट सेम बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि इसका एक टर्म छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको हम शिफ्ट कर लेंगे। मतलब ऐसा है, देखो, तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, तो यहाँ पहला टर्म क्या होगा, g0 एंड एक टर्म छोड़ देता हूँ मैं, सो n की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, और थीटा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, तो ये कुछ ऐसा है, 0 रखा ना, सॉरी, थीटा की पावर 0, तो ये तो बस g0 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, t बराबर 1 से इन्फिनिटी, सेम चीज़ें, जी टी n की पावर t थीटा की पावर t अपॉन t फैक्टोरियल, ठीक है यहाँ तक। अभी क्या होगा, अब ये t की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है, इसको मुझे शिफ्ट करना है, 0 से इन्फिनिटी करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो चेंज ऑफ वेरिएबल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। मान लो मैं ऐसा करूँ कि वेरिएबल
इसमें u बोल देता हूँ t-1 को, मान लो अभी के लिए मैं भी एक है ना चेंज ऑफ वेरिएबल, जैसे इंटीग्रेशन में आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना वैसे ही समेशन में कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी तो हो जाएगा -g0। -g0 तो तो यहाँ पे क्या होगा, -g0 कर दे कहाँ पे, इस तरफ, उस तरफ। समीशन में, और वो स्टार्ट हो जाएगा फिर t बराबर 0 से इन्फिनिटी। हाँ अभी है ना क्या करते हैं इसको, तो मतलब वही बस बता रहा हूँ क्या होगा। तो मेनली मुझे 0 से इसको वापस वो करना ताकि इसके साथ कंपेयर कर सके। तो यहाँ से ये आएगा कि मतलब सिंपली चेंज क्या होगा, तो यहाँ पे t की जगह क्या लिखना पड़ेगा, t+1। हाँ t की जगह t+1 कर दो तो ये t 0 से इन्फिनिटी आ जाएगी। मतलब ये देखो तुम तो ऐसे समझो कि u को t-1 रख दिया, बाद में u के रेस्पेक्ट में होगा, फिर u को वापस t रख दो। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर यूज करोगे तो यहाँ से क्या आएगा सर उससे भी इजी हो गया। किससे, ये जैसे t बराबर 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 से स्टार्ट कीजिए और एक टर्म जोड़ रहे हैं तो एक टर्म घटा देंगे 0 वाला, तो सिर्फ 0 वाला घटेगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा g ठीक है। 0 वाला। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, g की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है तो t की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है, तो मैं क्या करता हूँ t की जगह t+1 रख देते हैं। इस t के प्लेस पे अगर मैं t+1 रख दूं तो क्या होगा, मान लो इस t के प्लेस पे मैं t+1 रख देता हूँ, पूरे समेशन में t+1, तो t+1 फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे t+1 यहाँ पे t+1 आ जाएगा। या आपको ऐसे अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से वही वाला लॉजिक लगाओ जो मैं कह रहा था कि क्या करते हैं u बराबर हम लोग रखते हैं, है ना, u बराबर क्या रखते हैं यहाँ पे कि u आप समझो t-1 को, तो u की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, बाद में उस u को आप t रख दो, क्योंकि t तो डमी वेरिएबल है ना, समेशन तो t पे चल रहा है। जैसे इंटीग्रेशन में वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, समेशन में वेरिएबल की बहुत ज़्यादा वैल्यू थोड़ी है। t की जगह आप x रख दो इस सब में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा, मतलब समय सीरीज का सम सेम होगा ये कहना है। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, ये तो रहने दो g0, मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ देखो, तो t फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी कर दूं तो यहाँ आ जाएगा t के प्लेस पे, क्योंकि मैं t को t+1 कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा t+1 n की पावर t+1 थीटा की पावर t+1 अपॉन t+1 फैक्टोरियल। और आगे क्या है, यहाँ ऑलरेडी है आपके पास समेशन t फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n-1 की पावर t थीटा की पावर t+1 अपॉन t फैक्टोरियल। अब क्या करते हैं, सबको एक साइड बुला लो, इक्वल टू 0 कर देंगे। सिंस दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, तो सिंपली टर्म 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से सिंपली पता है क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, एक तो g0 0 होगा और दूसरा इसको इक्वेट कर दो। कैसे इक्वेट कर रहा हूँ मैं, ये 0 मतलब ऐसे टर्म मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको इधर बुलाओगे तो समेशन में दिस माइनस दिस होगा, एंड देन इसके पास है ना इन्फिनिटी में नहीं सॉल्यूशन है, थीटा के इन्फिनिटी में नहीं वैल्यू के, इसके लिए ईच टर्म को 0 होना पड़ेगा, तो g0 भी 0 होगा और जो डिफरेंस आया होगा समेशन में वो भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ, तो इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब वो इक्वल हो जाएंगे। तो g ऑफ t+1 n की पावर t+1 थीटा की पावर t+1 अपॉन t+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-1 की पावर t थीटा की पावर t+1 अपॉन t फैक्टोरियल। अब यहाँ से gt निकाल पाएंगे क्या हम लोग, बताइए, सिंप्लीफाई करो जरा इसको, तो ये gt+1 आएगा, नहीं क्या आएगा, सिंप्लीफाई कर देते, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, अपने अपने तरीके, देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो आपको जैसे लगता है सिंप्लीफाई करना आसान है वैसे करो। द थिंग इज आपको जीटी निकालने हैं समहाउ। तो देखो इससे क्या आता है, चेक करते हैं पहले। तो यहाँ जब हम कैंसिल कराएंगे है ना, ये जब इससे कैंसिल होगा तो यहाँ t+1 बचेगा, सो t+1 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक। सिंप्लीफाई करेंगे तो जब इसको आप वहाँ शिफ्ट करोगे, अभी gt+1 आ रहा है क्योंकि मैंने t+1 बनाए थे, मैं वो वहाँ भी कर सकता था एक आसान बनाने के लिए, मैं यहाँ t को 1 से इन्फिनिटी कर देता इंस्टेड, जैसे मैंने यहाँ पे 0 है ना 1 से इन्फिनिटी था 0 बनाया, तो बेटर करता मैं कंपेयर करने के लिए इसको 0 से इन्फिनिटी को इसी को 1 से इन्फिनिटी कर देता, तो शायद कैलकुलेशन आसान होता।
मतलब अगर इसको 1 से इन्फिनिटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी के जगह मैं t-1 रख दूंगा, तो यहाँ जहाँ जहाँ टी था टी को हटा के t-1 रख दो, तो इजिली कंपेरिजन हो जाता, ठीक है ना। तो है ना, मतलब ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो 1 से इन्फिनिटी रहने देते हैं हम इसको 1 से इन्फिनिटी बनाते, तो 1 से इन्फिनिटी कब बनाते, जब t के जगह मैं अगर t-1 रख दूं t के प्लेस पे, तो t के प्लेस पे अगर t-1 रख दूंगा तो t-1 0 से इन्फिनिटी, तो -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो t बराबर 1 से इन्फिनिटी, और यहाँ भी t के प्लेस पे t-1 रख दो, तो फिर कंपेयर कर लो, तो वहाँ से gt डायरेक्ट आएगा, क्योंकि मैंने इसको चेंज किया है इसलिए gt+1 आ रहा है मेरे पास। मैं अगर इसको चेंज करता, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो, जैसे इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस, मैं बोल ये ना करके मैं क्या करता, मान लो ये नहीं करता हूँ मैं, तो उससे क्या gt+1 अभी आ रहा है ना, बात बराबर है, सेम आंसर आएगा, अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तब भी आंसर सेम आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, देख लो कर ही लो, तो इससे क्या आएगा, आंसर तो सेम ही आएंगे, तरीका कोई भी लगाओ, यहाँ से भी आंसर वही आएगा। सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो t+1 यहाँ आया, n-1/n, इसकी पावर t, एक n एक्स्ट्रा है, तुम खुद से सिंप्लीफाई करो अपने तरीके से, ओके अभी तक यही बचेगा। अब ये t+1 है, मुझे तो t में चाहिए था ना, तो मुझे तो gt चाहिए, तो कोई बात नहीं, t+1 को t रख रहे हैं, यहाँ पे t+1 को t रख दो, सो t n-1/n, t+1 को t रख रहे हैं, तो t को क्या रखेंगे t-1, तो फाइनली आ गया t/n, n-1/n की पावर t-1, ये हो गया आंसर। तो दिस इज द UMVUE। तो समेशन सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल काम है, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। मैं कह रहा हूँ ये ना करके तुम चाहो तो, अच्छा ये तो ज़्यादा ही कैलकुलेशन हो गया, दिख रहा है तुम लोगों को, तो 2 पार्ट में, ठीक है ना, इसे कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन में समझ आया तो ये आंसर होगा, दिस इज द आंसर। दूसरा अप्रोच था कि मैं यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी है, तो इसको मैं 1 से इन्फिनिटी बनाता, 1 से इन्फिनिटी बनाता, तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ जो मैंने किया है वो ये किया है कि t की जगह हमने t को चेंज किया है t+1 में, और अगर वैसा नहीं करते यहाँ पे एक काम कर सकते हो, t को चेंज करो t-1 में, तो भी हो जाता, तो फिर t को t-1 में रखते, तो बस t1 से इन्फिनिटी हो जाता, तो उससे भी वही आंसर आता, देख लो भाई, तो ये आंसर है। बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, टाइम है ना अभी मैं अगले अप्रोच पे आता हूँ। तो ये सब UMVUE के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो बाकी ट्राई कर। वो पॉइजन से बर्नौली वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। पॉइजन से बर्नौली या बाइनोमियल? नहीं बर्नौली में जो कन्वर्ट हो रहा था। कहाँ बर्नौली में कन्वर्ट हो रहा था? पॉइजन वाले स्लाइड में जाइए, ये डेल्टा, हाँ यही वाला। कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? मुझे एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है, तो उसमें सिंपली मुझे ये देखना है कि भाई हमें चाहिए e की पावर -थीटा। अब तुम्हें खुद दिमाग लगाना है कि e की पावर -थीटा कैसे आएगा, तो ये एक कंस्ट्रक्टिव वे है ना। ये यहाँ पे सिंपली हमें पता है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन डेल्टा वही आएगा जो x1 बराबर 0 आएगा, तो हमें देखना है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। तो यहाँ मुझे पता है ना इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, e की पावर -थीटा है, इसकी पावर -थीटा है, तो मैंने इंटेंशनली ये यहाँ रखा है। क्यों यहाँ रखा है? क्योंकि यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा जो आएगा, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा आएगा वो वही आएगा जो प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 0 आएगा, और मुझे पता है प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 0 e की पावर -थीटा है। तो इस लॉजिक से डेवलप किया गया ये मेथड कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा इज प्रोबेबिलिटी x1 इज 0 और प्रोबेबिलिटी x1 इज 0 e की पावर -थीटा, मुझे वो चाहिए था। e की पावर -थीटा का वही चीज़ है यहाँ लगाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे सेम चीज़ हमने यहाँ पे लगाया है कि अब मुझे पता है कि यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा जो आएगा, इसमें जो एक्सपेक्टेशन डेल्टा होगा वही होगा जो प्रोबेबिलिटी इसका आएगा x1 बराबर 1। अब ये क्या है? ये है थीटा e की पावर -थीटा। तो पहले से मुझे ये पता है कि प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 1 ये आना है जिसका मुझे UMVUE चाहिए। तो ये देखो किसकी प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ रखो, ये मेथड है यहाँ पे कि यहाँ वो रखेंगे जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए। जैसे अगला है मेथड है कि मेरे पास अभी जो मैं क्वेश्चन लिख रखा था, जैसे मान लो है कि e की पावर -3 थीटा है,
तो अगर साई थीटा ई की पावर -3 थीटा है, ये है, तो इसके लिए मैं देखूंगा ये प्रोबेबिलिटी कब आएगी, तो ये मुझे देखूंगा कि x1 + x2 + x3 = 0 पे आएगी। ये तुम्हें खुद सोचना है कि ये प्रोबेबिलिटी कब आएगी। तो x1 + x2 + x3 = 0 पे ये प्रोबेबिलिटी आएगी। तो यहाँ मैं डेल्टा बनाऊंगा 1 0, यहाँ लिखूंगा x1 + x2 + x3 = 0, यहाँ अदरवाइज। ये तुम्हें खुद दिमाग लगाना है, क्योंकि इससे होना क्या है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा वही आना है जो प्रोबेबिलिटी ये आना है। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुम्हें दिखने लगेगा कि कैसे बनाए जाए। बस हो गया। तो ये आएगा e की पावर -थीटा। तो ऐसा है, तो जैसे क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और लिखो, जैसे मान लो ये थर्ड क्वेश्चन है कि x1 x2 xn इज IID यूनिफॉर्म 0 थीटा। अब पूछता है कि फाइंड UMVUE ऑफ साइन थीटा। मान लो ये है, क्या आएगा? ट्राई करो। कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ई की पावर थीटा, ई की पावर माइनस थीटा, कुछ भी हो सकता है। सो निकाल पाओगे? तो यहाँ 11 से ही कर लो, है ना। तो क्योंकि अब तुम्हें ये ढूंढना पड़ेगा कि साइन थीटा कब आएगा यूनिफॉर्म 0 थीटा में। तो अगर राव ब्लैकवेल लगाओगे तो यहाँ सोचना पड़ेगा ना राव ब्लैकवेल के लिए कि डेल्टा यहाँ 1 और 0। अब यहाँ ऐसा चीज़ लिखो जिसकी प्रोबेबिलिटी ये आती हो। बताओ ये प्रोबेबिलिटी कब आएगी किस रैंडम वेरिएबल, तो वो थोड़े मुश्किल है। तो यहाँ पे इसके लिए आसान तरीका है लेमन सेफी। देखो प्रैक्टिस करके मैं बोला हूँ बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कहाँ राव ब्लैकवेल ईजी है, कहाँ लेमन सेफी वाला ईजी है। अब एक और तरीका आएगा क्रैमर राव लोअर बाउंड वाला तरीका, तो उस पर भी आते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने ये पहले है ना ये ऑलरेडी बता रखा है कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर है, ठीक है। तो होता क्या है, अब मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ GT चाहिए जो इक्वल हो जाए साइन थीटा के। यही 11 सेफी थ्योरम कि वी नीड फंक्शन ऑफ t दैट इज अनवाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा। अब ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ से जो t तुम्हारा मिला है, t है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन, तो आपको पता ही है फंक्शन ऑफ t कैसे निकालते हैं। सो ये इंटीग्रेशन 0 से थीटा g ऑफ t इंटू PDF ऑफ t dt। और t क्या है आपका, t तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF पता है क्या है, बताओ व्हाट इज द PDF ऑफ t। यहाँ मैं ये लिखना चाह रहा था। सो व्हाट इज PDF ऑफ t, फॉर्मूला बताया था ना nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF क्या था, n इंटू CDF की पावर n-1 इंटू PDF, ठीक है। सो अगर आपको nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF चाहिए तो आप लिखेंगे n इंटू इसका CDF और उसकी पावर n-1 इंटू इसका PDF सैंपल का। तो ये आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ से जब आप लिखोगे 0 से थीटा GT इंटू PDF है, तो T में लिखता हूँ मैं,
तो यहाँ टी में था तो टी में ही लिख लो। तो ये एक्स की बजाय टी में लिख देता हूँ, है ना, टी वेरिएबल में। तो ये आ जाएगा एन टी की पावर एन माइनस वन और थीटा की पावर एन हो जाएगा डी टी, और ये इक्वल है साइन थीटा के। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। अब समझो, अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सो आपको क्या पर्पस क्या है आपका, जी टी निकालना है ना, हमें फाइंड करना है जी टी। सो वी नीड टू फाइंड जी टी। तो उसके लिए क्या करेंगे, बताओ कैसे निकलेगा जी टी। अब इंटीग्रेशन करना आसान तो है नहीं, इंटीग्रेशन तब कर पाओगे ना जब जी टी पता होगा। जी टी तो पता ही नहीं है, और इसको अगर एक्सपेंशन लिखोगे तो सीरीज में आएगा। तो सीरीज और इंटीग्रेशन कैसे कंपेयर होगा, लेबनिज। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। आप डिफरेंशिएट कर दो इसको। सो यू अप्लाई, है ना, जैसे अब यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते, पहले कंपेयर क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ भी समेशन था यहाँ भी समेशन था, तो कंपेयर कर ले रहे थे उससे, है ना। तो क्वेश्चन डिसाइड करता अप्रोच क्या होगा, कोई एक सिंगल अप्रोच नहीं कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पे तो वो नहीं कर जो हम पहले कर रहे थे कि समेशन समेशन कंपेयर कर लिए फिर वहाँ से जीटी आ गया। अब यहाँ वो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन है और यहाँ एक्सपेंशन लिखोगे समेशन आ जाएगा, तो कैसे कंपेयर होगा। तो और तुम ऐसे साइन थीटा का वो भी नहीं निकाल पाओगे अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो डेल्टा मिलेगा नहीं तुम्हें इजीली। तो उसके लिए क्या है अब कि इसको सिंपली यू डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या होता है। तो क्या करते हैं, टी है 0 से थीटा है ना, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो लेविनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, यहाँ मैथमेटिक्स चाहिए। अब जिन लोगों को नहीं आएगा लेविनिज रूल, जो मैथ छोड़ दिया, तो कैसे करेगा आगे, इसके आगे तो फंस जाओगे तुम, चाहे तुम्हें कितना भी आता हो यूएमबी निकालना। तो यहाँ से क्या आएगा, इसलिए मैथ तुम्हें जी। सर इसको ऐसा नहीं कर सकते कि साइन थीटा को लिख दे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा, ठीक है, फिर उसके बाद फिर कंपेयर कर सकते हैं। लिखिए एक्सपेंशन, फिर देखिए हो सकता है उससे भी एक्सपेंशन आगे। नहीं, साइन थीटा को लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा, ठीक है, कॉस टी। ठीक है, हाँ तो फिर कंपेयर नहीं कर सकते उसके बाद। कंपेयर कीजिए, फिर क्या मिलेगा वही तो पूछ रहा हूँ। सर ये थीटा बाय एन, थीटा की पावर एन अपॉन एन इंटू कॉस टी अपॉन टी की पावर एन माइनस वन आ रहा है जीटी की वैल्यू। लेकिन जीटी में कहीं थीटा नहीं आना, जीटी तो एस्टिमेटर है, और एस्टिमेटर विल बी फ्री ऑफ पैरामीटर। एस्टिमेटर का डेफिनेशन है कि एस्टिमेटर इज ए स्टैटिस्टिक, और स्टैटिस्टिक क्या होता है, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल विच इज फ्री ऑफ पैरामीटर। तो अगर जीटी में आपका थीटा आ रहा है फिर तो गड़बड़ है ना, जीटी में थीटा नहीं आ सकता क्योंकि वरना एस्टिमेटर ही नहीं रहा वो। एस्टिमेटर होने के लिए वो फ्री ऑफ पैरामीटर होना पड़ेगा उसको, ठीक है, तो वो फंसेगा। तो अभी के लिए आप लेविनिज रूल लगाइए, लेविनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो अभी के लिए आएगा जी थीटा इंटू एन, थीटा की पावर एन माइनस वन अपॉन थीटा की पावर एन इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस थीटा। ये आ गया, दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहां से जी थीटा निकालो, सही है ना। तो यहां से क्या मिला, जी थीटा कितना मिला, थीटा की पावर एन कॉस थीटा अपॉन एन, थीटा की पावर एन माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई कर तो वो कैंसिल हो जाता, तो ये हो गया थीटा कॉस थीटा थीटा। बाय एन। तो यहाँ से हमें जी टी चाहिए, तो थीटा को हटा, क्योंकि मुझे जी टी चाहिए था ना, थीटा को हटा कर टी रख दो। तो टी कॉस टी बाई एन, चेक कर लो कैलकुलेशन एक बारी। सर डिफरेंशिएशन में 1/थीटा टू द पावर n का कुछ नहीं हुआ। एक मिनट एक मिनट, अच्छा हाँ हाँ हाँ, यहाँ मैंने गलती किया डिफरेंशिएशन में, क्योंकि थीटा भी तो अवेलेबल था। एक मिनट, ये मैंने डिफरेंशिएशन गलत किया है। अरे यार, फिर लाइट चली गई क्या, है
हाँ एक्चुअली उसमें ना थीटा की पावर n था, हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वहाँ प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा, नहीं तो थीटा को राइट में भेजो फिर डिफरेंशिएशन होगा। मतलब वहाँ क्या गलती हुआ है कि हमने t को मतलब थीटा रखा है, लेकिन जो पहले से थीटा है उसको इग्नोर कर दिया। जैसे मान लो होता है ना एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स को जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा ना, तो वैसे ही वहाँ पे है इंटीग्रेशन 0 से थीटा फंक्शन ऑफ टी, वो एक फंक्शन है थीटा का, और दूसरा फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है 1 थीटा की पावर n, तो वहाँ प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा। एक मिनट देखो, नहीं तो थीटा को राइट में भेज दो फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ठीक है ना, तो ये अभी गलती हुआ है डिफरेंस में। कैसे गलती हुआ है, क्योंकि देखो होगा क्या, मैं बताता हूँ कहाँ मिस्टेक हुआ है। तो इसमें थीटा पहले से भी तो है, मैं ये कह रहा हूँ थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं। क्यों बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी टी के रेस्पेक्ट में है, तो थीटा वाले टर्म को हम बाहर कर सकते हैं। तो जब बाहर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 1/थीटा की पावर n 0 से थीटा n जी टी की पावर n-1 dt इज साइन थीटा। अब डिफरेंशिएट करो। सो अभी मुझे डिफरेंशिएट करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, यहाँ तो ऐसा हो गया ना, ये एक फंक्शन है थीटा का, ये दूसरा फंक्शन है थीटा का, तो वैसे अगर करेंगे तो प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और नहीं तो हम इसको उधर भेज देते हैं। तो अब है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे, है ना, तो जैसे हमने इसको इग्नोर कर दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया कि फंक्शन ऑफ थीटा भी अवेलेबल है। सो थीटा ऑलरेडी है, सो दैट अब थीटा के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ से क्या आएगा, n जी टी की पावर n-1 dt, उसको उधर भेजोगे। सो अब आ गया थीटा की पावर n साइन थीटा, ये है, हाँ अब सही है। तो अब इसमें देखो, इसमें सिर्फ t है, थीटा नहीं है, तो अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा n जी थीटा की पावर n-1, सही है, n जी थीटा की पावर n-1, थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया। यहाँ से प्रोडक्ट टू लगाओ, n थीटा की पावर n-1 साइन थीटा प्लस थीटा की पावर n कॉस थीटा। तो यहाँ से अब g थीटा निकाल लो। सो g थीटा की वैल्यू जो आएगी तो होगी n, है ना, इसको यहाँ भेज दो। सो अपॉन में क्या होगा, थीटा की पावर n-1, सो थीटा की पावर, कैलकुलेशन एक बार चेक करना कहीं मिस्टेक हो तो बताना। तो यहाँ से आ गया, इसको कैंसिल कर लो। सो n साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, यहाँ तक ओके है जी। देखो एन नीचे है, होगा। अपॉन n था, अच्छा n मिस हो गया, तो अपॉन n, सो ये अपॉन n, सो यहाँ अपॉन n, यही ना। तो अब क्या बचा हमारे पास, तो फाइनली जो आंसर मुझे चाहिए था, सो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जी थीटा आया, मुझे जी टी चाहिए, थीटा घटा कर टी रख देंगे, तो थीटा टी, तो आ जाएगा n साइन टी प्लस टी कॉस टी अपॉन, सो n साइन टी कॉस टी अपॉन n, सो ये आंसर है। दिस इज द यूएम यू ऑफ साइन थीटा, बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, देख लो एक बारी। तो सो दिस इज यूएम भी यू ई ऑफ साइन थीटा, बाकी कोई भी होगा तो उस तरह से हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन डिसाइड होगा कि कैसे करना है। तो यूज तो लेमन से भी थ्योरम का स्टेटमेंट हमने किया है, लेकिन आगे ये इंटीग्रेशन और ये
सॉल्व करना था। ठीक है, सर लेबनिज और ऐसे बता दीजिए। लेबनीज रूल। यस सर, अच्छा, उसका स्टेटमेंट लिखा दूं? बता देते थे। हाँ, तो इसमें जो है ये सब इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ो, तो लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। इससे पहले हम लोग वही कर रहे थे, इंटीग्रल कैलकुलस ही कर रहे थे, तो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन ना। तो जो हमने अभी यूज़ किया है वो ये वाला अलग इन जनरल फॉर्म ये है कि अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, मान लो एफ एक्स को नहीं, एफ टी डी टी, यहाँ एच एक्स टू जी एक्स है और इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। मतलब बिना इंटीग्रेशन किए मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें ये होता है कि सिंपली टी के प्लेस पे तुम एफ ऑफ जी एक्स, है ना, एफ एक्स वुड बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो एफ एक्स होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा इनटू जी डैश एक्स, एंड एच एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या किया, टी के प्लेस पे जी एक्स रखा, फिर जी एक्स का डेरिवेटिव, माइनस टी के प्लेस पे एच एक्स रखा, माइनस एच एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या है, वेयर एफ एक्स, ये जो एफ टी है या एफ एक्स है, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एंड ये जो जी एक्स एंड एच एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो एफ एक्स तो कॉन्टिन्यूअस है और जी एक्स एच एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो ये होगा डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये वन वेरिएबल वाला है, टू वेरिएबल वाला भी होता है, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव आता है, अभी के लिए ये यूज़ किया हमने। ओके जी, देखो तो अभी के लिए अब आता है नेक्स्ट एक रिजल्ट आता है, टाइम है ना अभी, क्वेश्चन एक साथ PYQ कराऊंगा कल, कल क्लास हो गया ना, अभी लास्ट वीक हमने 2-3 दिन छुट्टी किए थे। तो अगला रिजल्ट आता है मतलब UMVU निकालने के 3 तरीका है, एक तरीका था लेमन-सेफी थ्योरम, दूसरा राव ब्लैकवेल और तीसरा है क्रैमर राव लोअर बाउंड, है ना, ये क्रैमर राव इनइक्वालिटी CRLB। तो पहले मैं है ना, शॉर्ट में बोलते हैं CRLB, ये है। तो इसमें होता क्या है कि तो लेट आपको फाइंड करना है, let T be an unbiased estimator of psi theta, ठीक, psi theta फंक्शन ऑफ पैरामीटर। तो T कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है psi theta का। देन होता क्या है, एक तो क्रैमर राव लोअर बाउंड, मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, होता है क्रैमर राव इनइक्वालिटी, वो एक थ्योरम है, तो मैं उस पर आऊंगा अभी। तो हमें फाइंड करना है देन CRLB फॉर, देखो ये लोअर बाउंड है, नाम से कि लोअर बाउंड अपर बाउंड, याद है ना, अपर जैसे छत अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड जो सीलिंग है, मतलब जो फ्लोर है ये लोअर बाउंड है। तो ये लोअर बाउंड की बात करता है, किसका लोअर बाउंड, है ना, अब ये लोअर बाउंड है किसका, तो ये है क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर वेरिएंस ऑफ एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ
साई थीटा। तो इसका नोटेशन हम लिखेंगे CRLB करस्पॉन्डिंग टू साई थीटा फॉर द अनबायस्ड एस्टिमेटर टी कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये का फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला होता है, सो दिस इज इक्वल टू, ये दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, इसका फॉर्मूला जो होता है साई डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा। अब ये आई थीटा क्या है, ठीक है ना, ये CRLB का फॉर्मूला है साई डैश थीटा अपॉन आई थीटा, वेयर आई थीटा इज कॉल्ड फिशर इंफॉर्मेशन। ये जो फिशर थे ना, ये जो राव है, CR राव के सुपरवाइजर थे, मतलब फिशर के अंडर इन्होंने PhD किया था, CR राव जो थे। तो है ना, आई थीटा मतलब फिशर ने दिया था, फिर इन लोगों ने क्रैमर और राव मिलकर इन्होंने ये दिया। तो अब आई थीटा क्या होता है, तो आई थीटा का फॉर्मूला है विच इज गिवन बाय तो इसका जो फॉर्मूला है आई थीटा का एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन और इस पूरे का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के बाहर एक्सपेक्टेशन है, मतलब लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो अभी मैं डी लिख देता हूँ, मान लो सिंगल पैरामीटर फैमिली है, अगर मोर देन वन पैरामीटर तो डेल्टा लिखते हैं, अगर सिंगल पैरामीटर वाला है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। सो अगर सिंगल पैरामीटर है तो ये हो जाएगा, अगर मोर देन वन पैरामीटर है तो पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये है एक्सप्रेशन इसका, इसके चार अलग अलग एक्सप्रेशन है, मैं लिख देता हूँ चारों। सो यही आई थीटा इसके इक्वल होगा, विच इज गिवन बाय, इसी में अगर तुम लाइक्लीहुड फंक्शन के प्लेस पे PDF यूज करोगे या PMF यूज करोगे गिवन सैंपल का, तो ये n टाइम हो जाएगा। तो यही चीज आता है n टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ f थीटा x। ये f थीटा क्यों लिख रहा हूँ, f थीटा PDF या PMF जो भी है वो यूज, कंटिन्यूअस है तो PDF होगा, डिस्क्रीट है तो PMF होगा, ये चीज है, ठीक है। और इस पूरे का यहाँ होगा स्क्वायर। तो अभी इसका एक और एक्सप्रेशन है, किसी भी तरीके से निकालोगे आंसर सेम आएगा। तो एक तो है कि लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ यूज कर रहे हो, लाइक्लीहुड फंक्शन पता है ज्वाइंट PDF ऑफ रैंडम सैंपल, अगर यहाँ PDF या PMF यूज करोगे तो n टाइम हो जाएगा। यही आई थीटा अगर सेकेंड डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखे तो ये होगा माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है। सो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करो, नेगेटिव लगाओ, या इसी में फिर से लाइक्लीहुड फंक्शन की जगह अगर PDF यूज करोगे या PMF यूज करोगे तो n टाइम हो जाएगा। तो यही चीज होगी माइनस n टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ PDF या PMF, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, देखो। सो ये फॉर्मूला है CRLB का, कोई भी चारों तरीके से कोई भी तरीके से निकालोगे सेम आंसर आएगा। ये आसान रहता है डबल डेरिवेटिव वाला, उससे टर्म रिड्यूस हो जाते हैं, तो ठीक है। जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में फाइंड करके देखो क्या आएगा। जैसे अभी के लिए मैं अगर लिखूं लेट्स से, ठीक है ना, और एक थ्योरम आता है, इस थ्योरम का नाम है क्रैमर राव इनइक्वालिटी, क्रैमर राव इनइक्वालिटी,
तो ये कहता है कि लेट टी बी एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा। ठीक है, मान लो टी कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है साई थीटा का, देन वेरिएंस ऑफ टी जो होगा दैट विल बी मोर देन इक्वल टू सी आर एल बी ऑफ साई थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टी की जरूरत नहीं है, तो मैं टी है ना नोटेशन, मतलब टी इन द सेंस यहाँ पे नोटेशन में टी लगाने की जरूरत नहीं है ना, जो भी अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, तो मैंने वहाँ लिख दिया है टी है, बट उसकी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें सी आर एल बी कोई एक नंबर मिलेगा, ये कोई नंबर होगा, ठीक है ना, सी आर एल बी ऑफ साई थीटा, ये कोई नंबर आएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब ये कहना चाहता है कि तुम टी कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर ले लो, उसका वेरिएंस इससे कम नहीं हो सकता, ये लोअर बाउंड है, मतलब वेरिएंस इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। मतलब ये एक नंबर है ना, मतलब उससे ज़्यादा, मान लो जैसे कोई नंबर लाइन है, तो ये सी आर एल बी है, तो कह रहा है कि जो वेरिएंस ऑफ टी होगा वो इससे आगे ही होगा, इसके पीछे नहीं आएगा, है ना। ये कोई नंबर लाइन पे नंबर है, तो इससे छोटा नहीं हो सकता, मतलब आपको कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं मिलेगा साई थीटा का जिसका वेरिएंस इससे कम हो जाए। तो ये थ्योरम है, इसका प्रूफ भी है, प्रूफ भी देख सकते हो। तो ये है क्रैमर-राव इनइक्वालिटी, है ना। अब होगा क्या, अब इसी का एक्सटेंशन देखो क्या होता है। अब मैं एक थ्योरम और एक्सटेंड करूं, अगर इसको हम कि अब मान लो एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर टी है जिसका वेरिएंस इसके इक्वल हो जाए, तो क्या होगा। इसमें ऐसा है कि लेट टी बी एन unbiased estimator of psi theta such that variance of t is equal to CRLB of psi theta। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका हमने भी क्या कहा था कि कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होगा जिसका वेरिएंस इससे कम हो जाए, इससे कम नहीं हो सकता। तो ये लोएस्ट वेरिएंस है, ये स्मॉलेस्ट वेरिएंस हो सकता है किसी अनबायस्ड एस्टिमेटर का। और तुम्हें कोई एक ऐसा एस्टिमेटर मिल गया जिसका वेरिएंस इसके इक्वल आ गया, मतलब इसका वेरिएंस सबसे कम होगा, क्योंकि इससे कम तो किसी का वेरिएंस हो ही नहीं सकता, और इसका वेरिएंस टी का वेरिएंस इसके इक्वल आ गया, और ये लोएस्ट वेरिएंस पॉसिबल है। तो इसका मतलब है टी का स्मॉलेस्ट वेरिएंस है, इसका मतलब है टी इज यू एम भी यू ई ऑफ साई थीटा। ठीक है, तो अगर वेरिएंस, ये वेरिएंस है, किसी अनबायस्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस अगर सीआरएलबी के इक्वल हो गया, इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि जो यूएम भी हुई होगा उसका वेरिएंस इसके इक्वल ही आए। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ऐसा है तो यूएम भी हुई है, अगर कोई यूएम भी हुई है तो डजंट मीन कि उसका वेरिएंस सीआरएलबी के इक्वल ही आएगा। समझो ठीक से, ये वन वे स्टेटमेंट है। तो कहने का मतलब ये है, जरा समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि जैसे मान लो ये है, ये नंबर, ये एक नंबर है CRLB, और हमने कहा बहुत सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर है इसके पास, तो हो एक, मान लो एक पैरामीटर के पास लाखों अनबायस्ड एस्टिमेटर है, लेकिन जो अनबायस्ड एस्टिमेटर है उनमें से जो सबसे छोटा वेरिएंस ये है, मतलब ऐसा कोई एस्टिमेटर है ही नहीं जिसका वेरिएंस ये आ जाए। तो यूएमबीयू का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा था, मैंने ऐसा लिखा था ना, मान लो T1, T2, T3, T4, अभी के लिए ऐसा समझो। तो बहुत सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर है साई थीटा का, T1 का वेरिएंस ये है, T2 या T1 का वेरिएंस ये, T2 नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन अभी समझ लो। अब वो कह रहा है ये एक नंबर है, अभी जस्ट समझाने के लिए, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये है CRLB, इससे कम किसी का वेरिएंस नहीं हो सकता, ये गारंटी दे रहा है। बट ये कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा एक अनबायस्ड एस्टिमेटर मिलेगा ही जिसका वेरिएंस ये होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है एग्जांपल के लिए थीटा का जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसका वेरिएंस इससे ज़्यादा हो, मान लो CRLB की वैल्यू 2 है लेट से, बट ऐसा हो सकता है कि थीटा का जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसमें सबका वेरिएंस 3 से ज़्यादा ही है। तो यूएमबीयू कौन सा वाला होगा, यूएमबीयू होता है कि जितने अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसमें सबसे कम वेरिएंस वाला जो एस्टिमेटर है वो यूएमबीयू है। तो मान लो मैं से बोल रहा हूँ कि जैसे ये 2 है नंबर, ये 3 है,
तो अब मुझे पता है कि थीटा का जितना भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसका वेरिएंस मिनिमम 3 ही है, 3 से कम नहीं हो सकता, और CRLB की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि लोअर बाउंड है ना, तो जरूरी थोड़ी लोअर बाउंड को अटेन करेगा कोई। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 वेरिएंस वाला अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा वो UMBU हो गया। तो दैट डजंट मीन कि मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि UMBU का वेरिएंस CRLB के इक्वल आएगा। रिमार्क में ये लिख रहा हूँ, है ना, इफ T is UMBUE of psi theta, then variance of T may not be equal to ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इसका वेरिएंस इसके इक्वल आए ही, अगर आ गया देन गुड, वो सबसे लोएस्ट वेरिएंस वाला एस्टिमेटर है तो वो UMBU होगा, बट डजंट मीन कि UMBU है तो उसका वेरिएंस CRLB के इक्वल ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल भी है, अभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सो CRLB लेस देन और इक्वल टू UMBU। हाँ लेस देन, हाँ लेस देन, मतलब वेरिएंस ऑफ T इससे ज्यादा ही होगा, ये लोअर बाउंड है, दिस इज अ लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि -1 इज द लोअर बाउंड फॉर द पॉजिटिव इंटीजर, यस। तो जब इसका मतलब थोड़ी कि -1 पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि -1 एक लोअर बाउंड है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, यस इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, बट इट डजंट मीन कि -1 इज पॉजिटिव इंटीजर, ये बोल रहा हूँ। सो सेम थिंग, तो यहाँ बोल रहा है कि CRLB इज द लोअर बाउंड फॉर द वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर, है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो एक क्वेश्चन करके देखो, टाइम है तो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, टाइम तो है अभी। तो देखो जैसे एग्जांपल के लिए, अच्छा एक और वर्ड यूज होता है मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर, मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर। अब इसका डेफिनेशन क्या है, हमने कल रिलेटिवली इफिशिएंट लिखे थे या पहले रिलेटिवली इफिशिएंट एस्टिमेटर, अभी है मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर। तो ऐसा होगा कि एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, an unbiased estimator of psi theta, an unbiased estimator मान लो T है, T of psi theta is called most efficient estimator if and only if जो वेरिएंस है T का वो इक्वल हो जाए CRLB ऑफ साई थीटा के। ये है डेफिनेशन, अभी क्या लिखा मैंने, दिस इज डेफिनेशन, थ्योरम नहीं है ये, है ना, ये मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन लिखा है मैंने, कि उस एस्टिमेटर को मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर बोलेंगे, डेफिनेशन है, जिसका वेरिएंस इसके इक्वल हो जाएगा। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जरूरी नहीं है मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट ही करे, हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, और जरूरी नहीं है कि मोस्ट इफिशिएंट, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि मैं थ्योरम लिख के समझाता हूं तुम्हें। सो जैसे ये जो मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर है इज UMBUE, ठीक है, जो मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर होगा UMBU होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा इज UMBUE ऑफ साई थीटा। क्या, तो अगर मोस्ट इफिशिएंट है तो UMBU होगा, क्या UMBUE मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर होगा एज पर दिस डेफिनेशन, है ना। तो जैसे हमने पीछे एक्सप्लेन किया कि जरूरी नहीं है, कि जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि UMBUE का वेरिएंस इसके इक्वल ही आए, हो सकता है कि जितने वेरिएंस सबसे कम, तो डेफिनेशन के हिसाब से तो रिमार्क ये है कि जो UMBUE है ऑफ साई थीटा मे नॉट बी मोस्ट इफिशिएंट, इस डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इफिशिएंट किसको डिफाइन किया हमने, जिसका वेरिएंस CRLB के इक्वल हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो गारंटी है कि T UMBU होगा, जो पिछला थ्योरम कह रहा था कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा कभी होता है तो गारंटी है कि T UMBU होगा। तो मोस्ट इफिशिएंट है तो UMBU होगा,
बट यूएमवीई है डजंट गारंटी कि वो मोस्ट इफिशियंट है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं अभी एक, चलिए तो x1 x2 xn इट इज IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। कल हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो बताओ यूएमवीई क्या आया था, यूएमवीई ऑफ म्यू क्या आया था कल, याद है किसी को? x bar और s square. So this was x bar and this is s square. अब मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द CRLB ऑफ म्यू एंड व्हाट इज द CRLB ऑफ सिग्मा स्क्वायर, निकाल पाओगे? लगाओ फॉर्मूला, है ना। और जो वेरिएंस तो हम जानते ही हैं, सो वेरिएंस ऑफ x बार वी नो सिग्मा स्क्वायर बाई n, और वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर वी नो 2 सिग्मा 4 बाई n माइनस 1। तो अभी के लिए क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है तो मैं कल इसे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, अभी के लिए मैं बस बता देता हूँ। तो तुम अगर फाइंड करोगे CRLB, कैसे निकालना है CRLB देखो, तो डेफिनेशन तुम्हें आसान है, कुछ खास नहीं है। तुम लोगों ने लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल रखा है ना, तो यू नो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, उसका लॉग लगाओ। लाइक्लीहुड फंक्शन जो MLE निकालते थे क्या करते थे, लाइक्लीहुड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, फिर MLE आता था, तो वही है लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। पहले लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते थे, फिर लॉग लेते थे, फिर उसको डिफरेंशिएट करते थे एक बार, फिर जीरो पुट करते थे। अब जीरो पुट नहीं करना है, अब 2 बार डिफरेंशिएट करना है उसको। जैसे म्यू का निकाल रहे हो तो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो नॉर्मल के लिए म्यू में, 2 टाइम्स म्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जो बचेगा उसका एक्सपेक्टेशन लो, एक्सपेक्टेशन निकालने के बाद माइनस लगाओ, तो वो आई थीटा आ गया। अब आई थीटा आ गया, यहाँ रख दो, और साई डैश थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा, तो ये जो आएगा ये CRLB आ जाएगा। तो ये करके देखो क्या आएगा, ऐसे ही सिग्मा स्क्वायर के लिए। तो अभी तुम करके मैं बता देता हूँ। जैसे तो जैसे नॉर्मल में जब हम करते हैं कि लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है नॉर्मल में, अभी सिर्फ म्यू का लिखता हूँ, सिग्मा स्क्वायर को कांस्टेंट मान के हटाते हैं अभी, तो क्या बचेगा, म्यू का लाइक्लीहुड फंक्शन क्या आता है, ये लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लिख दूँ, चलो अभी के लिए प्रोडक्ट दोनों लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो i फ्रॉम 1 to n 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, यही था ना। फिर लॉग लोगे, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, तो पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, फिर लॉग लगाओ, कहना तो कैलकुलेशन करो, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ से आएगा क्या, ये यही आएगा, इसका आंसर जो आएगा ये आएगा सिग्मा स्क्वायर बाई n, ये कर चेक करना, और ये आएगा 2 सिग्मा 4 बाई n, ये एक बार चेक करना। अब देखो ध्यान से, जैसे CRLB ऑफ म्यू जो आया सिग्मा स्क्वायर बाई n आएगा, ये तुम्हें चेक करना है कि ऐसा आएगा क्या, लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल के। और ये x बार के वेरिएंस के इक्वल आ गया, x बार अनबायस्ड एस्टिमेटर है म्यू का, है ना, और उसके वेरिएंस के इक्वल आ गया ये। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि ओके x बार इज द UMVUE। अब एस स्क्वायर UMVUE है, बट देखो उसका वेरिएंस है 2 सिग्मा 4 बाई n माइनस 1, और यहाँ से आएगा 2 सिग्मा 4 बाई n। अब तुम्हें चेक करना, मे बी ये मैं श्योर नहीं हूँ बट चेक करना, सो कैलकुलेट करना भैया, कल मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो ये इक्वल नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से दोनों प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पे x बार का वेरिएंस CRLB ऑफ म्यू के इक्वल है, तो x बार इज द UMVUE, इफ एंड ओनली इफ हो गया यहाँ पे इस म्यू के लिए। लेकिन यहाँ एस स्क्वायर इज UMVUE, बट डजंट मीन कि इसका CRLB और वेरिएंस इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि सिग्मा स्क्वायर का ऐसा कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है ही नहीं जिसका वेरिएंस इसके इक्वल आ जाए। क्यों भाई, क्योंकि मिनिमम वेरिएंस जो पॉसिबल है वो ये है, क्योंकि ये UMVUE है, और UMVUE का डेफिनेशन क्या होता है, सबसे कम वेरिएंस वाला अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो वो एस स्क्वायर है, और ये तो उससे भी कम है ना। तो देखो ये जो 2 सिग्मा 4 बाई n है ये कम होगा ना 2 सिग्मा 4 बाई n माइनस 1 से, ये तो कम है। तो कहने का मतलब ये मिनिमम वेरिएंस है, दिस इज द मिनिमम वेरिएंस पॉसिबल करस्पॉन्डिंग टू अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो ऐसा कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है ही नहीं जिसका वेरिएंस इसके इक्वल आ जाए।
तो मैं कल कंटिन्यू करता हूँ इसको, अभी यहीं स्टॉप करते हैं। तो कल कुछ और तो वहाँ एग्जाम्पल, पे CRLB एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब S स्क्वायर पे। नहीं नहीं CRLB एग्जिस्ट कर रहा है। CRLB इज अ नंबर, दिस इज अ नंबर, ठीक है ना। क्रैमर राव लोअर बाउंड इज अ नंबर। ऐसा कोई एस्टिमेटर नहीं है जिसका वेरिएंस CRLB के इक्वल हो जाए। ओके सर। हाँ, CRLB इज नंबर, तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। CRLB तो निकालना है, तो फॉर्मूला है इसका, ये कैलकुलेट करना है। मतलब मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वहां पे। UMUE एग्जिस्ट कर रहा है बट मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसको पढ़ के आना, कल इसको मैं कंटिन्यू करूँ, कल क्लास होगी नॉर्मली जैसे डेली होती है वही क्लास चलेगी। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, UMUE में राव ब्लैकबेल, लेमन सेफी, CRLB का थ्योरम डिस्कस किया, क्रैमर राव इनइक्वालिटी, मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर। तो इस पे बेस्ड कल हम क्वेश्चन ही करेंगे, कल मोस्टली क्वेश्चन ही करेंगे UMUE वाले जो इससे रिलेटेड होंगे, जो आज लिखाए हैं, ठीक है। तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, चलिए थैंक यू। बाकी इसको ढंग से पढ़ो, रिवाइज करो, 2-4 बार पढ़ो, बुक से पढ़ के देखो, इधर उधर से थोड़ा रिवाइज करो, और जो भी कन्फ्यूजन हो पूछो क्लास में या डाउट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।